आदमी है जो एग्जिट पोल खेलते हैं, दुबई में बैठते हैं, उनकी बैंक अकाउंट भी दुबई में है, उनके सारे पैसे दुबई में है, उनकी फ्लैट दुबई में है, मगर कहते हैं मैं भारत में ना राजनीतिक विश्लेषण करता हूं। अरे भारत में रहते नहीं हो, दुबई में रहते हो। दुबई का भाई क्या जानेगा कि भारत में क्या हो रहा है। ये दुबई का भाई इस बार डर गया, इतना डर गया दोस्तों, और जो इसे कहते हैं जो डर गया वो मर गया। इतना डर गया वो कि उसने पोल ही नहीं की। उसने कहा मैं इस बार एग्जिट पोल करने वाला नहीं हूं। मैं नाम किसी का नहीं लेता, मगर इन लोगों ने इस बार एग्जिट पोल क्यों नहीं दिखाई? क्योंकि सच्चाई यह है कि हिंदुओं पर जो अत्याचार ममता बनर्जी ने किया, 1 साल 2 साल नहीं, दशकों तक, जिस तरह से पहले लेफ्ट सीपीआई सीपीएम, उसके बाद ममता बनर्जी ने जिस तरह से बंगाल के हिंदुओं पर अत्याचार किया, उसका नतीजा 4 तारीख को बंगाल की जनता देने वाली है। और ममता बनर्जी जी याद रखिए, अभी भी आप चाहें या न चाहें, अब जितने भी उसके खिलाफ हो, मगर ममता बनर्जी, बंगाल भी तो हिंदू मेजॉरिटी राज्य है। आप कितना भी हिंदुओं को डराने की कोशिश करें, ये ममता बनर्जी कहती थी हिंदुओं को, अरे ओ सुनो मेरी बात, बंगाली में कहती थी, मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं, अरे ओ सुनो मेरी बात, अगर मैं ना रहूंगी तुमको उनसे कौन बचाएगा। वो तुम कौन थे? हिंदू थे। उनसे कौन थे? ये माइनॉरिटी कम्युनिटी की बात कर रही थी। इस तरह से डरा के धमका के ऐसी सिचुएशन उसने कर दी कि मुझे याद है 2016 में कालीचक और माल्डा में दंगा हुआ, किस तरह से हिंदुओं के घरों को जलाया गया, किस तरह से हिंदुओं को सताया गया, किस तरह से पुलिस खाना पूर्ति करने आई, तब उन्होंने थाने पर भी अटैक कर दिया। और हम चिल्ला चिल्ला के कहते थे, अरे ममता बनर्जी आप दिखता नहीं है क्या आपको? नमस्कार, मैं रवीश कुमार। देशर अली मंडल और गणेश मजूमदार जब लुंगी में वोट देने गए, उन्हें मना कर दिया गया। 800 मीटर वापस गए और पतलून पहनकर आए, तब जाकर वोट दे पाए। केंद्रीय बलों ने पश्चिम बंगाल के इन 2 मतदाताओं को किस आधार पर वोट देने से रोका? क्या लुंगी और बनियान में वोट डालना मना है? मतदान के दिन का ड्रेस कोड क्या होना चाहिए इस देश में? फिर तो जो अरमानी का सूट पहनकर नहीं गया, उसे वोटिंग की लाइन से बाहर कर देना चाहिए। वोटर के कपड़ों के ब्रांड की भी चेकिंग की ड्यूटी चुनाव आयोग अपने काम का हिस्सा बना सकता है। अगर आपने टेलीग्राफ अखबार में उनके संवाददाताओं की रिपोर्ट पढ़ी होगी, तभी आप जान पाएंगे, लेकिन नहीं पढ़ी है, तब फिर आपको इस वीडियो से ही पता चलेगा कि 2 लोगों को लुंगी पहनकर जाने से मतदान केंद्र से लौटा दिया गया। पश्चिम बंगाल का चुनाव खत्म नहीं हुआ है। नतीजे आने के बाद भी हर जागरूक नागरिक को इस तरह के डिटेल उठाकर खोजकर देखने चाहिए कि फ्री एंड फेयर के नाम पर कितना कुछ अनफेयर हुआ है। केंद्रीय बलों की तैनाती की संख्या के अलावा भी उनकी तैनाती की प्लानिंग क्या थी, एक जिले में कितने अफसरों को लगाया गया, इन सब का भी अध्ययन होना चाहिए। और उसका भी कि ईडी, सीबीआई, आईटी से घिरी ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने इस चुनाव को लड़ा कैसे। जिस तरह से बंगाल को छावनी में बदला गया, क्या उसमें यही बाकी रह गया होगा कि ड्रोन नहीं उड़ा, सुखोई और रफाल ने सौटी नहीं मारी और तमाम तरह के टैंक हर मतदान केंद्र के बाहर नहीं लगाए गए। फ्री एंड फेयर चुनाव के नाम पर केंद्रीय एजेंसियों को जो सौभाग्य मिला है, उसे सेना को भी प्राप्त करने का मौका मिलना चाहिए था। बंगाल के चुनाव का किस किस स्तर पर मिलिटराइजेशन किया गया, जब इतना कुछ किया ही गया तो सीधे सेना को ही उतार देना चाहिए था। उससे भी इच्छा पूरी नहीं होती तो ममता बनर्जी को घेरने के लिए अमेरिका के अब्राहम लिंकन नामक युद्धपोत को होर्मुज से मंगा लेना चाहिए था। ट्रंप से B-2 बॉम्बर मांग लेना चाहिए था, जो ममता बनर्जी के हेलीकॉप्टर के ऊपर उड़ता रहता। शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा है कि बंगाल ने जिसका सामना किया है, उसके बारे में एक पल के लिए तटस्थ होकर सोचिए। बंगाल के साथ इस तरह से क्यों किया गया जैसे हमला हो गया हो। भारत में सहकारी संघवाद के सम्मान से ज्यादा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं। इस चुनाव को जैसे कराया गया, उससे साबित होता है कि भारत का लोकतंत्र खत्म हो चुका है। केंद्रीय संस्थाओं के जरिए एक राज्य पर कब्जा जमाने की कोशिश की गई। उम्मीद है बंगाल इसका जवाब देगा। यह एक महिला की बात नहीं जिसे सब कुछ अकेले सामना करना पड़ा है, यह बंगाल की बात है और भारत नाम के विचार की बात है। दुनिया में भारत के लोकतंत्र की साख की बात है, आदित्य ठाकरे ने कहा। इसी थीम पर कई और लोगों ने बंगाल के चुनाव के बारे में लिखा है और देखा है। फ्रंटलाइन में छपा है अंकुश पाल का यह लेख, द बंगाल लेबोरेटरी। अंकुश इस लेख में बताते हैं कि बंगाल का चुनाव आम जिंदगी के मिलिटराइजेशन की प्रयोगशाला है।
सवाल है, क्या हमारे कोर्ट, प्रेस, जन आंदोलन इसके खतरों को पहचान कर इसके खिलाफ आवाज उठा भी सकते हैं, रोक सकते हैं? क्या पब्लिक इस बात को समझ पाएगी कि चुनाव आयोग आदेश दे रहा है, गृह मंत्रालय एलोकेशन करता है और सीएपीएफ केंद्रीय बलों के लाखों जवान बंगाल की गली गली में पसर जाते हैं, एरिया डोमिनेशन मार्च करते हैं, उनके लिए क्लासरूम को कैंप में बदल दिया जाता है? इस कोरियोग्राफी की समझ आम जनता में कैसे बनेगी? बंगाल के चुनाव से लोगों में इसकी आदत डाल दी गई कि बंदूकों के साए में वोट डालना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है और ऐसी आदत आसानी से नहीं जाती, यह अब आगे के चुनाव का हिस्सा बना रह सकता है। इस तरह की प्रक्रिया हमेशा इसी तरह शुरू होती है जैसे बंगाल में हुई और फिर पूरे देश में लागू की जाती रहेगी। इसी तरह जैसे उत्तर पूर्व और कश्मीर में एएफएसपीए लगाकर सुरक्षा बलों को जो शक्तियां दी गई, उसका इस्तेमाल देश के दूसरे इलाकों में भी किया गया। आज भी एएफएसपीए के नियम इन इलाकों में लागू हैं। अंकुश कहते हैं कि असल मुद्दा यह है कि बंगाल में जिस तरह से तैनाती की गई वह नियमों से हटकर कुछ भी करने की संस्कृति को बढ़ावा देती है, मिलिट्री की मौजूदगी को इस तरह आम बना देती है कि चुनाव के बाद भी तैनाती का असर रह जाता है। चुनाव के बाद तैनाती रहेगी, इसके आदेश भी आचार संहिता लागू होने के साथ ही जारी हो गए। मतदान से पहले अमित शाह अपने भाषणों में केंद्रीय बलों की तैनाती की सीमा बढ़ाने की बात क्यों करने लगे? सब कुछ पहले से क्यों हो रहा है? चुनाव के बाद 2 महीने तक की तैनाती की क्या जरूरत है? क्या राज्य की पुलिस किसी काम की नहीं रही? सीआरपीएफ के महानिदेशक जीपी सिंह का ट्वीट देखिए, लिखते हैं अगले आदेश तक सीएपीएफ की 500 कंपनियां बंगाल में तैनात रहेंगी। उनका यह ट्वीट अमित शाह के उस बयान के बाद आया कि 60 दिनों तक बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती रहेगी। अमित शाह के बयान को बंगाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष शामिक भट्टाचार्य भी दोहरा रहे हैं। टेलीग्राफ में खबर छपी है कि चुनाव के बाद 70,000 जवानों की तैनाती बनी रहेगी। किस लिए? टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने आंकड़े ट्वीट किए हैं। उनके अनुसार 29 अप्रैल को मणिपुर में सीएपीएफ के 18,500 जवानों की तैनाती थी और उसी दिन अकेले कोलकाता में 28,500 जवानों की तैनाती की गई। पूरे मणिपुर में जहां कई दिनों से हिंसा हो रही है, वहां की तुलना में 10,000 जवान कोलकाता में तैनात किए गए। क्या आम जनता इन खतरों को समझ पाती होगी कि अकेले कोलकाता में जितने अर्धसैनिक बलों की तैनाती है, उससे बहुत कम उस मणिपुर में तैनात किए गए हैं जहां कई महीनों से हिंसा जारी है। केवल केंद्रीय बलों की तैनाती ही मुद्दा नहीं, चुनाव आयोग आपको हर बार बताता है कि इस बार बंगाल में इतना मतदान हुआ जितना आजादी के बाद कभी नहीं, लेकिन आयोग यह क्यों नहीं बताता कि 92-93% मतदान के पीछे का सच क्या है? एसआईआर के कारण करीब 90 लाख वोटर के नाम काट दिए गए। कुल मतदाताओं की संख्या 7.66 करोड़ से घटकर 6.26 करोड़ हो गई। पिछली बार की तुलना में 11% वोटर कम हो गए। इस हिसाब से देखिए तो पिछली बार की तुलना में इस बार बंगाल में 3.6% मतदान ही अधिक हुआ। तब भी इतना हंगामा क्यों? 27 लाख लोगों को वोट देने का मौका मिलता, तब कितना मतदान प्रतिशत बढ़ जाता? ये आंकड़े क्यों नहीं चुनाव आयोग बताता है? 2001 में जब एसआईआर हुआ तब 1% वोटर ही कम हुआ, लेकिन उसके बाद 2006 के विधानसभा चुनाव में वोटर टर्नआउट पश्चिम बंगाल में 7.7% बढ़ा। इस बार केवल 3.6% ही बढ़ा है। द हिंदू में दिव्यांशी बिहानी, सांभवी पार्थसारथी, पवन बसंत पीए का जो विश्लेषण छपा है, क्या आम लोगों तक यह बात पहुंच पाएगी कि 92% मतदान होने के दावों में कितना झूठ